PVCHR बना रहे बनारस और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच ने जनमित्र सम्मानों की कल्पना की थी। अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वालों को ये सम्मान दिया जाए। यूँ सम्मानित करके हम खुद गौरवान्वित और कुछ और ठोस होना चाहते हैं। फील्ड में किए गए काम को उत्सव के जरिए रेखांकित करना ये पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने 3 आदरणीय व्यक्तित्वों का चयन किया था। हमारे जनमित्र सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर तीर विजय सिंह जी। हम चाहते हैं कि वे मंच के सामने आ जाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तीर विजय सिंह जी, प्रधान संपादक हिंदुस्तान पटना। तीर विजय सिंह जी का नाम बनारस के लिए बहुत परिचित है। वे अनेक वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक बनारस अमर उजाला के स्थानीय संपादक रहे हैं। बनारस की दिक्कतों, बनारस की चमक, बनारस के गड्ढों और बनारस की ऊंचाइयों से बिल्कुल कायदे से वाकिफ। आदरणीय स्वामी जी से हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि वे डॉक्टर तीर विजय सिंह जी को सम्मानित करें। ये एक खास बात है कि सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और दूसरी चीज़ों के साथ साथ बनारस का इतिहास नाम की एक पुस्तक भी दी जा रही है, डॉक्टर मोती चंद जी की लिखी हुई। और बिल्कुल निरभ्र होकर, बिल्कुल आत्मविश्वस्त होकर ये कहा जा सकता है कि वो इतिहास एक असली इतिहास है, तमाम सारे नकली इतिहासों के इस दौर में। अंग वस्त्रम पहनाकर उनका स्वागत करते हुए आदरणीय स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी और बनारस के अनोखे नागरिक भारतेंदु के वंशज डॉक्टर मोती चंद की लिखी इतिहास की किताब बनारस का इतिहास, मंचस्थ सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे सम्मान के इस अगले सम्मानित व्यक्तित्व हैं श्री नागेश्वर पटनायक जी। श्री नागेश्वर पटनायक जी का हम आह्वान करते हैं कि वे मंच पर आ जाएं। नागेश्वर जी उड़ीसा विज पोर्टल के संपादक, इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए अंग्रेजी पत्रकार, PVCHR के उपाध्यक्ष, और इनका एक परिचय ये भी है कि ये प्रख्यात कॉमरेड नागभूषण पटनायक के भांजे हैं। श्री नागेश्वर पटनायक जी को आदरणीय स्वामी जी उत्तरीय पहनाकर काशी का इतिहास भेंट कर सम्मानित करेंगे। प्रशस्ति पत्र, पुष्पगुच्छ, अगली शख्सियत हैं हम सबकी बहुत प्यारी और आदरणीय शख्सियत तीस्ता सीतलवाड़ जी। भारत प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला तीस्ता जी पिछले लगभग 3 दशकों से पत्रकारिता, पाठ्यक्रम निर्माण और सांप्रदायिकता विरोध में भारत का, इस देश का, इस सभ्यता का एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने पिछले लगभग 1 साल से बनारस को अपनी कर्मस्थली बनाया हुआ है।
अब क्रमशः तीनों सम्मानित व्यक्तित्व अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे हमारे बीच। एक हमारी विवशता है समय की, हम अपने अतिथियों से, अपने वक्ताओं से बार बार ये अनुरोध करेंगे कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। सबसे पहले हम लोगों के डॉक्टर तीर विजय सिंह जी। आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी, प्रोफेसर दीपक मलिक जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, फादर तथा बौद्ध भिक्षु, काशी की इस धरती पे आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। करीब 2 साल हो गए मुझे काशी से बाहर रहते हुए। पच्चीस सालों तक काशी में रहा, पिछले 2 सालों से बाहर हूं। लेकिन ये 2 साल भी कभी ऐसा नहीं रहा कि महीने में एक आध बार आना न हो, क्योंकि काशी का मोह मैं नहीं छोड़ पाता। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद इस शहर से जो अपनापन हो गया, और मैं समझता हूं कि जितना मैं इस शहर को चाहता हूं, शायद उससे कहीं ज्यादा यह शहर मुझे बुलाता है। आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है कि आज मैं इस शहर की सेवा में नहीं हूं, फिर भी मुझे याद किया। ये मेरे लिए आशीर्वाद के सिवाय और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काशी का, बनारस का, आप महानुभावों का आशीर्वाद है। बनारस में काम करते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। शहर के कुछ लोगों ने मिलकर के वाराणसी विकास समिति बनाई थी। कुछ लोगों ने मुझे बताया, आग्रह किया, मैंने समझा, मैं भी जुड़ा उसमें। इस शहर के विकास के लिए जो संभव था, एक संगठन की आलोचना, समीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन मेरा जुड़ाव सिर्फ इस नियत से था कि अपने शहर को हम कैसे बेहतर बनाएं। आज का जो विषय है, लेनिन जी ने, विजय विनीत जी ने जो मुझे बताया, बनारस कन्वेंशन में बनारस को एक हेरिटेज शहर के रूप में मान्यता दिलाने की जो बात है, उसकी रूपरेखा कैसी हो। बनारस हेरिटेज शहर बने तो उस हेरिटेज का स्वरूप क्या हो। यहां से जुड़े लोग जानते हैं कि पिछले करीब 15 सालों से इस पर ढेर सारी चर्चाएं हो चुकी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कभी संस्कृति मंत्रालय से पेच फंसा, तो कभी स्थानीय स्तर पे प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, लेनिन जी की इस बात से मैं कहूं तो सहमत हूं कि काशी का फकड़पन ही इसका हेरिटेज स्वरूप होना चाहिए। ईंट पत्थर के मकान सभी जगह होते हैं, सभी शहरों में, लेकिन जो काशी का मिजाज है, जो स्वभाव है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम एक तरफ काशी को हेरिटेज सिटी का भी दर्जा दे सकते हैं, और दूसरी तरफ आज के बाजारवाद, पर्यटन के तमाम मौकों के बीच काशी को और ज्यादा विकसित बनाने की हम पहल भी कर सकते हैं। यहाँ के मिजाज को संरक्षित रखें। जो चरित्र है काशी का, शायद
एक क्षेत्र विशेष की बात करें काशी में, पक्के महल में जाइए तो आपको एक ठेठ काशी का दर्शन होता है। बनारसीपन जो कहते हैं वहां लोग जीते हैं पक्के महल में। बाहर के इलाकों में जाइए जो नए विकसित इलाके हैं, वहां पे विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न बोली भाषा के लोग आकर के बसे हैं। जो बहुलतावादी संस्कृति की बात की जा रही है, वो सारे लोग इस अवधारणा के उदाहरण हैं। काशी में अशोक का धर्म चक्र है तो कबीर का चरखा भी है। बहुलतावादी संस्कृति और समावेशी विकास की बात करें हम, तो ये दो शब्द ही या दो प्रतीक कहें, शब्द नहीं प्रतीक कहें इनको, कबीर का चरखा और अशोक का धर्म चक्र, ये दोनों ही प्रतीक बहुलतावादी एवं समावेशी संस्कृति और विकास की अवधारणा को खूब अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। जिस तरह से काशी में अगर आकर के कोई यहाँ की बुनकरी की बात न करे, यहाँ के पांडित्य की कोई बात न करे, गंगा घाटों की बात न हो, बनारसी फक्कड़पन की बात न हो, तो शायद बनारस कहीं ना कहीं उस आदमी के दिमाग में अधूरा रहता है। जितनी मेरी समझ है, इस शहर को जानने के लिए, इसके मिजाज को समझने के लिए, उसके तह में घुसने के लिए जरूरी है कि ये कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको गहन अध्ययन करना ही होगा। कहते हैं गलियों का शहर है, विश्व में और भी गलियों के शहर हैं, लेकिन यहाँ की गलियों में जो जीवंतता है वो शायद दूसरे मुल्कों में नहीं है। यह काशी के मिजाज की बात है, विशेषता है कि द्रविड़ आए तो भी बनारसी हो गए, कन्नड़ आए वो भी बनारसी हो गए, बंगाली आए वो भी बनारसी हो गए। यहाँ बिस्मिल्लाह साहब बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो यह जो खासियत है, मैं समझता हूं कि हेरिटेज सिटी के लिए पर्याप्त है। और नाम से ज़्यादा मैं अवधारणाओं पर बल दूंगा कि काशी के जीवन की जो अवधारणाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सबको इसके हेरिटेज स्वरूप को तय करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि बताया गया, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन एक बार अंत में मैं फिर से मुझे सम्मानित करने के लिए मैं पूरी काशी को धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरा सम्मान नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आशीर्वाद है। नमस्कार। मनोज श्रीवास्तव जी, अजय राय जी, अनेक मित्र हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए मशहूर हिंदी कवि और हिंदी के अध्यापक, हम लोगों के अग्रज मित्र रामाज्ञा जी। अपने मित्रों को इस उत्सव में पाकर, जैसा कि एक हमारा श्लोक कहता है कि उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र संकटे राजद्वारे श्मशाने च, इन सारी जगहों पर जो हमारा उत्सव है वो राष्ट्र संकट की ही कोख से निकला हुआ है। अपने मित्रों को पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं और अपने अगले सम्मानित व्यक्तित्व श्री नागेश्वर पटनायक जी को बुलाते हैं कि वे आएं और अपनी बातें हमसे कहें। नमस्कार। मंचासीन सम्मान साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। भाइयों और बहनों, आज ये जो बनारस कन्वेंशन हुआ है, जैसे मुद्दा उठ रहा है कि क्यों बनारस कन्वेंशन हो रहा है,
अभी जो लेनिन जो बात रखे हैं आपके सामने, जैसे ग्लोबलाइजेशन, जगतीकरण प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसका प्रभाव में जो हेरिटेज सिटी बनारस है ही है, उसको हेरिटेज सिटी बनाना है और हेरिटेज सिटी रखना है, ये मूल मुद्दा है। तो मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था बनारस, देखा कि रास्ते में ये हेरिटेज का कोई संकेत ही नहीं है। रास्ते में पॉट होल्स है, रास्ता इतना खराब है और इसका एमपी पीएम बन गए। तो ये बनारस कन्वेंशन का एक होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन बोलिए, रेजोल्यूशन बोलिए, एक होना चाहिए कि पहले भित्ति भूमि इसका बढ़ाना है। ये एक मूल प्रश्न है। दूसरा बात है जो अभी बात उठ रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे लाएंगे, सांस्कृतिक विभिन्नता में भी कैसे हम एकता लाएंगे, ये बनारस ही देश को सिखाया है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक मूल प्रश्न है। तीसरा बात है कि हमारे देश में अभी जो चल रहा है, जैसे एक तो आर्थिक जो डेवलपमेंट की बात हो रहा है, जो जैसे अभी भारत की हालत ऐसा खराब नहीं है कि अभी जैसे कि पहले तो 30 करोड़ 40 करोड़ लोग गरीब थे, अभी वो जो वर्ल्ड बैंक की आकलन हुआ है और कुछ यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन का आकलन हुआ है, जो 10 करोड़ तक हो गया है, रास पाया। फिर भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कल्चरल जो हमारा जो कल्चर है उसका कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके लिए क्या नीति बनाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो बनारस कन्वेंशन में जो हम बातचीत कर रहे हैं, तर्क हो रहा है, इसमें शायद एक सिद्धांत आएगा और हम शायद सरकार को बोलेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे बरकरार रखेंगे और बनारस ही एक दिशा दिखाएगी, जैसे सब संप्रदाय सब रहेंगे। जैसे हमारा जो बड़ी समस्या है इधर, जैसे एक रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स होता है, वो पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोग ने हमने सम्मान किया, मैं काफ़ी आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू। इसी क्रम में सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जी को हम मंच पर बुलाते हैं। तीस्ता जी के पास बहुत सारे दुःस्वप्न, बहुत सारी आशंकाएं और बहुत सारा अनुभव है जो वो हमसे बार बार शेयर करती हैं, लेकिन वो बार बार बढ़ता जाता है। तीस्ता जी। नमस्कार, प्रणाम। मंच पे बैठे हुए आदरणीय सब अतिथि, हमारी खुशकिस्मती है कि इनके हाथ से आज हमारा इतना बड़ा जन्ममित्र सम्मान हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, बातचीत में, हल्की हल्की बातचीत में, गहरी गहरी बातचीत में कभी निकलती है बड़ी बड़ी बातें। मुझे आज भी याद है कुछ महीनों पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, श्रुति जी थी, लेनिन जी थे, मुनीजा जी थी और हम थे, और यही जो उलझने में हम फंसे हैं राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक कार्य में लगे हैं। मगर वही चर्चा में निकली ये बात कि क्यों नहीं हम ऐसी चीजें कर सकते हैं सामाजिक स्तर पे, जैसे हमारा इतिहास को, जो न सिर्फ पुस्तकों में है मगर एक जीवित इतिहास है। अगर आज बनारस, काशी, वाराणसी को हेरिटेज सिटी बनाने के एक प्रयास चल रहा है और बहुत ही हम इसको वेलकम करते हैं, तो ये हेरिटेज मतलब कुछ पिछड़े दिनों की चीज नहीं, बट इट इज अ लिविंग हेरिटेज, मतलब ये जीवित एक हेरिटेज है। 2 दिन पहले 80 में मैं खड़ी थी मुनीजा के साथ 80 घाट पे और इस तरफ तेजी से हवा चल रही थी
कि मेरे मन में एक बात आई। पहले तो मैंने मेरे फोन पे फोटो खींच लिया, क्योंकि इतना खूबसूरत नजरिया था, गंगा माँ का नजरिया, बोट, और इतनी तेज हवा कि अगर इंसान थोड़ा सा भी पैर चुक जाए तो गिर सकता था। और हमारी बात यही रही कि अगर साबरमती जैसे यहाँ पे विकास होगा तो गली गली में चलने वाली हवा शायद बंद हो जाए। हमें उस तरह का विकास चाहिए जो सामान्य इंसान जिसकी रोजी रोटी गली गली से जुड़ी हो, उसका कदर हो, उसको साथ में लेते हुए हम विकास करें। आज सुबह बड़े पवित्र रूप से शुरू हुई। सूर पवित्र गांधी जी का बहुत ही प्रिय वैष्णव गान, जो आज भी हम चाहे धर्म मजहब माने न माने, मगर वैष्णव जन का एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल अहमता है हमारे संघर्ष में, हमारे काम में, हमारी जिंदगी में। और उसके बाद पंडित जी और उनके साथियों ने मां गंगा की जो सुर सुनाए, तो बोलने के लिए तो बहुत है। मैं सिर्फ चंद 2-3 चीजें कहूंगी कि सांप्रदायिक हिंसा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर नफरत, खून खराबा, ये सब चीज याद आ जाती है। 23-24 साल हुए हमारे ये बुराई को देखते हुए करीबी से, और बार बार मैं सवाल अपने आप से भी करती हूं और इसके बारे में लिखती भी रहती हूं कि क्यों हम वो लोगों को नहीं याद रखते जो हवा जब चल रही है नफरत की, वो खिलाफ जाके जान बचाते हैं। हम क्यों नहीं वो लोगों को याद करते हैं जो वो हिंदू हो, क्रिस्ती हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, जब उनको कहा जाता है राजनीतिक स्तर पे कि मारो, वो मारते नहीं मगर घर के अंदर शान और शेर देते। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। आज भी मुझे याद है कि 7 दिसंबर 92 को मैं सुबह पहुंची। एक कुर्ला नाम का एक इलाका है बंबई में, सेंट्रल बॉम्बे का इलाका है, और वही पत्रकार का काम मालूम करना कि क्या खून खराबा हुआ था, कहां शुरू कैसे खत्म। और घूमते घूमते एक गली में पहुंची कुर्ला में, जहां पे सारे गली में पूरे महाराष्ट्र हमारे हिंदू बसे और एक बिल्डिंग मुसलमानों की। और जब जाए तो उन्हीं के बयान से मुझे पता चला कि शायद वो बिल्डिंग आबाद नहीं रहता अगर विमलाबाई खावनेकर नाम की एक बुजुर्ग, हम भी मोटे हो गए, हमारी जैसी मोटी औरत 9 वारी साड़ी पहने हुए रात के 1 बजे अपने बेटे का सामना करके, उसको शर्म करके, वो बेटा उसका भारत खावनेकर शिवसेना शाखा प्रमुख था, और पी पे शराब पी रही के वो कह रहा था कि चलो हमला करेंगे, ये बिल्डिंग को जला डाल। और ये मां निकली, कहां से उसको शक्ति मिली, कौन सी प्रेरणा मिली, मगर वो निकली और सड़क पे खड़ी हुई और कहा अगर जाना है वो बिल्डिंग के अंदर तो पहले मुझे खत्म करो, उसकी बात। उसके बारे में हमने कहानी बहुत बड़े फोटो के साथ लगाई अखबारों में, और गवर्नर्स मेडल फिर उसको मिला। क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को याद करते हैं जो ऐसे बहादुरी दिखा करके अपने धर्म मजहब को भी इज्जत करते हैं और दूसरों। अहमदाबाद शहर के पास एक छोटा सा दूसरा शहर है, सिद्धपुर नाम है, 1.5 घंटे के रास्ते पे। वही 92 में जब देश जल रहा था, जलाया जा रहा था, सब चल रहा था, तो वही गर्मा गर्मी में दोनों धर्म के 2 बच्चे का कत्ल हुआ, दोनों तरफा। पुलिस केस दर्ज हुआ, मामला चलने वाला था, गुस्सा था, बदलाव की भावना चल रही थी, और उसी मौके पे दोनों गुटों के, दोनों समुदाय के जो बुजुर्ग थे वो आगे बढ़े और ऐसे ही मंच उन्होंने शहर में बनाया और अपने आप ये कहा कि आज के बाद ये बदला का खेल खत्म, हम केस भी आगे नहीं चलाएंगे, मगर ये आगे आगे पीछे टिट फॉर टैट जो होता है, हम एक और मारे एक और जान जाएगी, ये किस्सा हम आज ही खत्म करें। जब तक हम आपस में हमारे में क्षमता नहीं आएगी, कोई चूड़ी भी भेजेगा
कि क्यों आप खामोश बैठे हैं, क्यों आप खून खराबा नहीं कर रहे हैं। चूड़ियां भी बेचते राजनेता आजकल लोगों को हुस्काने के लिए, मगर आखिर उतरते तो हम ही हैं। तो सवाल हमें ये करना है कि कब हमें इसकी क्षमता बनेगी कि हम हिंसा के बोल पे हम न उठे, मगर शांति और अमन और समझदारी के बोल पे उठे। इतिहास को लेकर, काशी, बनारस, वाराणसी के इतिहास को लेकर इतना सारा कहा गया है कि मैं उत्सुक हूं कि वो किताब जल्द से जल्द पढूं जो हमें दी गई है। इतिहास हमारे लिए बहुत प्रिय है और इतिहास के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हर वक्त। हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज बड़े प्रतीक, बहुत लोकप्रिय एक राजा थे। उनको लेकर भी एक राजनीति खेली जाती है, ये दिखाते हुए कि वो हिंदुत्व के राजा थे, जब वो कभी हिंदुत्व के राजा नहीं थे। वो छोटे रियासतों के राजा थे। उनका जो झगड़ा था औरंगजेब के साथ वो आर्थिक था। अगर आप वो 3 खत पढ़ेंगे जो उन्होंने बड़े अदब के साथ औरंगजेब शहंशाह को लिखे थे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस्लाम भी नहीं कहता कि इतना टैक्स आप ले हमसे, आप अपना टैक्स कम कीजिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। जब बात नहीं सुनी गई तो वो अलग हो गए। धर्म और मजहब का मामला कभी नहीं था। उनके रायगढ़ किले के सामने एक मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि उनके सेना में, उनके प्रशासन में जो जिम्मेदार पद पे मुसलमान को ठहराया गया था वो अपनी इबादत कर सके। तो ये इतिहास के साथ जो हम जोड़ तोड़ मोड़ करते हैं, वो इतिहास को न सिर्फ बर्बाद करते हैं मगर आज की राजनीति खेलने के लिए ये खेला जाता है। हमारे पूना में एक भीड़ेवाड़ा इलाका है जहां पे देश की पहले बच्चियों की स्कूल बनी और उन्होंने ये स्कूल बनाई जो हमारे लिए बहुत पवित्र है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जब ये कदम उठाया कि वो लड़कियों को पढ़ाएंगे तो समाज खिलाफ हो गया, क्योंकि ये समाज से बहुत आगे वाली बात थी, आगे आने वाले दिनों की बात। और न सिर्फ उन्होंने ये स्कूल खोली मगर उन्होंने अलग अलग जात और धर्मों की बच्चियों को एक क्लास में साथ में बिठाया। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारा प्लूरलिज्म है। और ये प्लूरलिज्म हम हमारे किताबों से दूर रखते हैं ताकि हम राजनीति खेलने जा रहे हैं। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पे बहिष्कार किया गया तो बड़े उद्योगपति पूना के उस्मान शेख ने उनको श्रेय दिया और फातिमा शेख के साथ सबसे पहले टीचर उनके स्कूल में फातिमा शेख थी। बनी बनानी कहानी हमारे पास है जिसको हम दिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो अफजल खान का एक छोटा सा हम पढ़ाएं ताकि आज के मुसलमान और हिंदू के बीच में कुछ नफरत पैदा हो। शिवाजी और अफजल खान का जो एनकाउंटर था वो हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं था, वो दूसरा मुद्दा था। मगर हमें आज हिंदू मुसलमान का युद्ध करवाना है, खून खराबा करवाना है, इसीलिए पाठ्य पुस्तकों में अफजल खान की 15 पेज की तकरीर होगी, मगर वो सेनी, वो मुंशी जो उनके प्रशासन में मुसलमान थे उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं। तो हम श्रुति जी को, लेनिन जी को, मुनीजा जी को, व्योमेश जी को और सारे PVCHR टीम जिन्होंने बहुत ही मेहनत से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके साथ लगे रहेंगे, आप हमारे साथ लगे रहे। और मैं मानती हूं ये जो आज बनारस ने एक देश को एक रास्ता दिखाया है कि हर शहर का इतिहास हमें बनाना चाहिए, हर शहर का इतिहास हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया तीस्ता जी। इतिहास को लेकर के सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता, इतिहास हमें दे दिया गया है। उस इतिहास को काट छांट के अपनी सुविधा और अपनी राजनीति के लिहाज से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत ख़राब है।
और अपने वर्तमान को भी काटना छाटना इसी पैटर्न पर अपनी सभ्यता में कुछ संशोधन सुझाना, नदियों को परिवहन के लिए इस्तेमाल करने की बात करना और अंततः सब कुछ को एक तरह के टूरिज्म में रिड्यूस करने की कोशिश करना, एक तरह के पर्यटन में घटा के देखना। बहुत सारी विडंबनाएं हैं, लेकिन सुखद है, हम बहुत शक्ति संपन्न महसूस कर रहे हैं कि इन विडंबनाओं का सही सही जवाब भी हमारे पास है। PVCHR के साथियों से अनुरोध है कि वे मंचस्थ आदरणीय धर्म गुरुओं द्वारा काशी कुंभ रिपोर्ट का लोकार्पण संभव कराएं। काशी कुंभ एक बहुत ताज़ा और कल्पनाशील इनिशिएटिव था। आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी हमें उसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। देश भर के IITians, पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोग बनारस में इकट्ठा हुए थे स्वामी श्री की सरपरस्ती में, और ये आयोजन हुआ था। उसी आयोजन की ये रिपोर्ट है। मंचस्थ सभी अतिथिगणों से हमारे आदरणीय मूर्धन्यों से हमारा अनुरोध है कि वे इस रिपोर्ट का लोकार्पण करें। काशी कुंभ रिपोर्ट। अब इसी क्रम में हम चाहेंगे कि मानवाधिकार जन निगरानी समिति अपने एम्बेसडर्स घोषित करे। ये भी सिर्फ औपचारिकता है। मानवाधिकार जन निगरानी